हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल पर। तो आज हम आपका हिंदी का हिंदी जो क्लास 12th का आपका हिंदी है उसका जो हमारे भगत सिंह जो है लेखक, जो भगत सिंह द्वारा जो चैप्टर लिखा गया था, हमारे वीर भगत सिंह द्वारा चैप्टर क्वेश्चन लिखा गया था, एक लेख और एक पत्र। इसका हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। इसका पहले हमने इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लिया था और इसका सारांश भी देख लिए हुए हैं। तो नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप वहाँ से जाकर भी देख सकते हैं, और नहीं तो आपका हमारे डायरेक्ट चैनल पर जाकर भी आप देख सकते हैं। तो इसमें जो है आपका लेख तो लेख इसके लिए लिखे थे। सबसे ज़्यादा ज़रूरी सवाल आपके बोर्ड में आते हैं कि लेख जो है ये किसके लिए लिखे थे। तो लेख लिखे थे यह विद्यार्थी यानी स्टूडेंट के लिए, जो आप सब देख रहे हैं क्लास को, उसके लिए लिखे थे जो लेख लिखे थे। और पत्र किसके लिए लिखे थे? तो पत्र लिखे थे ये सुखदेव के लिए, जो अपन जेल में थे, तो सुखदेव के लिए ये पत्र लिखे थे। तो इसका हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जिसमें आपको लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय यानी वन शॉट क्लास होने वाली है। इसमें हम लघुत्तरीय क्वेश्चन बताएंगे और दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन भी। लगभग यहाँ से समझ लीजिए कि 5 मार्क्स को तो आपको यहाँ से पूछे ही जाने वाली है। यानी ये चैप्टर नंबर 6 है आपका। तो चलिए हम देखना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, अभी भी लाइक कर लीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा और इसको ऑल पर कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। तो चलिए हम देखना स्टार्ट करते हैं। उसके पहले अब एक अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट हो जाए। एक बार शेयर कर दीजिए ताकि वो भी आ जाए। जितने आपको ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप हो सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप हो सकते हैं, या अपने दो भी दोस्त क्लास 12th में है जो आपको, या 11th में है, उनको भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी देख सके। और चलिए हम देखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि एक लेख और एक पत्र का लेखक है, यानी एक लेख और एक पत्र को कौन लिखे। देखिए हम ऑब्जेक्टिव के फॉर्मेट में कुछ ला दिए होता कि ये इससे आपका क्या होगा, इससे आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाता है। इससे आपका क्या होता है, ऑब्जेक्टिव से क्लियर हो जाता है। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आज हम देख ही रहे हैं, और सब्जेक्टिव तो हम देख ही रहे, लेकिन क्यों ना हम इसको ऑब्जेक्टिव के फॉर्मेट लाए, इसका ऑब्जेक्टिव भी आपका क्लियर हो जाएगा है, ताकि आपको सब्जेक्टिव आप अच्छे से बना सकते हैं। तो एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन हो जाते हैं? तो एक लेख और एक पत्र के आपका लेखक भगत सिंह हो जाते हैं। कौन सा? भगत सिंह। जो कौन से पाठ को लिखे? एक लेख और एक पत्र को लिखे। एक लेख और एक पत्र लेखक भगत सिंह, याद हो गया। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, भगत सिंह ने कैसे मृत्यु को सुंदर कहा है। भगत सिंह जो है वह किस तरह का मृत्यु, कैसे मरने को वह सुंदर कहते हैं, बहुत खूबसूरत ब्यूटीफुल मृत्यु। यानी भगत सिंह ने कैसी मृत्यु सुंदर कहा है, तो वो कहते हैं कि जो मृत्यु का देश सेवा के लिए की जाती है, जो देश के सेवा करते हुए जो अगर हम मृत्यु को प्राप्त चाहते हैं तो उससे सुंदर मृत्यु कुछ नहीं हो सकती। क्योंकि सब आदमी को मरना है, लेकिन अब कुछ ऐसे ही लोग होते हैं जो देश के लिए कुर्बान होता है। देश सेवा के लिए बदले के जो दी गई फांसी होती है, जो देश सेवा के बदले में जो दी गई फांसी, उसके लिए आप फांसी में चढ़ रहे हैं, तो वही आपका सबसे सुंदर मृत्यु भगत सिंह मानते थे। तो भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है, तो देश सेवा के लिए दी जाने वाली फांसी को वे सुंदर कहते हैं। और 3 नंबर में है आपका, भगत सिंह के अनुसार आत्महत्या क्या है। भगत सिंह के अनुसार एक आत्महत्या जो व्यक्ति होते हैं जो अपने थोड़े से परेशानी और के लेकर जब आत्महत्या करते हैं, उसके लिए क्या है, भगत सिंह उसे क्या मानते हैं, भगत की नज़र में उसको क्या इज्जत है, तो उसको क्या कहते हैं, कायरता कहते हैं उसको हम, कि जो कायर कहते हैं, जो भी आत्महत्या करता है उसको हम भगत सिंह क्या कहते हैं, उसको कायर कहते हैं। और अगला क्वेश्चन आपका है कि अगला क्वेश्चन में है, भगत सिंह सरकार के किस राय पर खपा थे। यानी भगत सिंह जो है सरकार के किस राय पर वे खपा थे, तो छात्रों को राजनीति से दूर रखने की राय पर। यानी किससे नफरत करते थे, तो वे जो छात्र यानी स्टूडेंट लोग रहते थे उस समय के, उनको के राजनीति जो बुक होता था, आप लोग राजनीति तो पढ़ते होंगे, जो 8 के बच्चे होंगे या कुछ 10th में रहे हो तो पढ़ना होता है, राजनीति का बुक उनको पढ़ना नहीं दिया जाता। क्योंकि राजनीति पढ़ेंगे तो उसको जो राजनीति में उनका रुचि बढ़ेगा, जिसका राजनीति में आने थे, लेकिन राजनीति में जो उनके जो नेता जो बड़े बड़े लोग थे वे राजनीति में आने नहीं देने देते थे। और 5 नंबर है कि विद्यार्थी को राजनीति में क्यों भाग लेना चाहिए। भगत सिंह से पूछते हैं कि जो विद्यार्थी है, जो आपका स्टूडेंट, जो आप लोग जैसे कुछ नौजवान स्टूडेंट है, वह विद्यार्थियों को जो राजनीति में भाग क्यों नहीं लेना चाहिए, किस कारण से हम राजनीति में भाग नहीं ले सकते, ऐसा कुछ सवाल था। तो इसका कहता है विद्यार्थी देश की भावी कर्णधार होते हैं। विद्यार्थी होते देश से क्या होते हैं, देश के वही उनको ही अगला देश संभाली, उनको देश चलानी होती है, उनको देश की बागडोर के हाथ में लेनी है, यानी वो देश का ही पीढ़ी है। तो उसका क्या विद्यार्थी को राजनीति में क्यों भाग लेना चाहिए, ताकि वह देश के अगर सभी परिस्थिति वो जानेंगे तभी कुछ सुधार कर सकते हैं, इसलिए विद्यार्थी को राजनीति में भाग लेना चाहिए। ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ही पूछे जाएंगे। और भगत सिंह के आदर्श पुरुष कौन थे। भगत सिंह के जो सबसे आदर्श पुरुष है, उनको जैसा वो बनना चाहते थे, जैसे आपका भी कोई जीवन में होगा जो उनके जैसे आप देखो उसको मोटिवेट होते थे, या उनको जैसे आप बनना चाहते होंगे, तो इसीलिए भगत सिंह के भी कोई आदर्श पुरुष है। जैसे आप लोग बहुत बच्चे होंगे जो भगत सिंह के जैसा बनना चाहते होंगे, तो पहले जो था, जो भगत सिंह भी किसी को जैसे बनना चाहते थे, आदर्श पुरुष है उनके जैसा वे उनके जो अपना भावना अपने अंदर रखते थे, तो वो कौन था, तो वो करतार सिंह सरावा था। इनका ही भावना जो भगत सिंह थे, इनके ही प्रेरित थे और इनका ही आदर्श पुरुष इनके मानते थे।
तो ये था आपका कुछ और नंबर क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये था आपको, इससे आपका क्या क्लियर हो रहा था, इससे आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो रहा था। अब देखते हैं हम सब्जेक्टिव के लिए जो 2 मार्क्स का आपका जो दिगंत भाग 2 है उसमें से 2 मार्क्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा आता है, वह देखना है। अब स्टार्ट करते हैं। तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि विद्यार्थी को राजनीति में भाग क्यों लेना चाहिए। वो आपको ऑब्जेक्टिव में हम बता रहे थे, लेकिन अब आपको सब्जेक्टिव में जानना है कि विद्यार्थी को राजनीति में आखिर भाग क्यों नहीं लेना चाहिए। तो विद्यार्थियों को राजनीति में भाग इसलिए नहीं लेना चाहिए, इसलिए लेना चाहिए। अब वो क्या बोला जाए कि विद्यार्थियों को राजनीति में भाग क्यों लेना चाहिए, इसलिए पूछा रहा है क्यों लेना चाहिए, हम क्यों ले राजनीति में भाग। इससे पूछा जाए कि विद्यार्थियों को राजनीति में भाग इसलिए लेना चाहिए राजनीति में भाग, क्योंकि उन्हें ही कल देश की जो बागडोर है, देश के जो उनको देश चलानी है, क्या उनके देश के जो परिस्थितियाँ है उनको ज्ञान होगा, तभी वो देश चला सकते हैं। तो देश की जो बागडोर है, जो देश का बागडोर अपने हाथ में लेनी है। अपने हाथ में लेने का मतलब क्या है, उनको ही देश चलानी है, उनको परिस्थितियों का ज्ञान होगा तभी वे देश चला सकते हैं। देश को हाथ वही उनको ही संभालनी है। जो पिछले जो आपका जो विद्यार्थी लोग हैं, जो उनको जो राजनीति में अगर नहीं जानेंगे तो वे क्या करेंगे, उनको जो देश की बागडोर आगे उनको ही संभालनी है, तो वे अच्छे से नहीं संभाल पाएंगे। देश की परिस्थितियाँ और बहुत ही अच्छी नहीं रहेगी। तो अगर वे आज से ही राजनीति में भाग नहीं लेंगे तो आने वाले समय में देश की भली भांति से नहीं संभाल पाएंगे। अगर आज से ही वे क्या करेंगे कि राजनीति में भाग नहीं लेंगे, तो जो आगे का जो समय आएगा उसमें वे क्या करेंगे, अच्छे से उस परिस्थितियों को हैंडल यानी संभाल नहीं पाएंगे, जिससे देश का विकास नहीं हो सकेगा। अगर वे राजनीति में भाग लेंगे तो देश आगे बढ़ेगा, देश का विकास होगा। ऐसा कहते हैं, इसको ऐसा कहते हैं आपका भगत सिंह जो है वे ऐसा कहते हैं। यानी कुल 8 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा था कि विद्यार्थियों को राजनीति में क्यों भाग लेनी चाहिए। जो आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, तो विद्यार्थियों को राजनीति में भाग इसलिए लेना चाहिए क्योंकि आगे चलकर उन्हें ही देश की बागडोर हाथ में लेनी है। और अगर आज से ही वे क्या करेंगे और राजनीति में भाग नहीं लेंगे तो वे देश की परिस्थितियों को नहीं संभाल पाएंगे। देश की जो आपको जो उसको भावना है, तो जो उसके देश की जो विकास जो करने की जो गति होती है वो नहीं संभाल पाएंगे, विकास नहीं हो पाएगा देश का, अगर वे राजनीति में भाग नहीं लेंगे तो इसको क्वेश्चन समझ गए। और अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कि अगला क्वेश्चन में है आपका, भगत सिंह की विद्यार्थियों से क्या अपेक्षाएं है। भगत सिंह विद्यार्थियों से क्या चाहते थे, उनकी अपेक्षाएं क्या, विद्यार्थियों को कुछ कहना चाहते थे, उनसे क्या मांगना चाहते थे, या उनके क्या अपेक्षा थी कि विद्यार्थियों को ऐसा करना चाहिए या क्या करना चाहिए। भगत सिंह को विद्यार्थियों से क्या अपेक्षाएं थे, तो भगत सिंह को विद्यार्थियों की अपेक्षाएं थी कि भगत सिंह की विद्यार्थियों से बहुत सारी अपेक्षाएं विद्यार्थियों से भगत सिंह के। तो भगत सिंह के विद्यार्थियों से बहुत सी अपेक्षाएं कौन से वे चाहते हैं, भगत सिंह चाहते हैं कि विद्यार्थी राजनीति तथा देश की परिस्थितियों का ज्ञान प्राप्त करें। क्या चाहते हैं भगत सिंह चाहते हैं कि जो आपका विद्यार्थी जो हो वह राजनीति तथा देश की जो भी परिस्थितियाँ, जो भी उनके अंदर जो घटनाएं घटित हो रही है, जो भी हो रही है, उसको क्या परिस्थितियों का ज्ञान प्राप्त करें कि हाँ ये सब चीज़ हो रही है, इसका कमी है, हम इसको सुधार करना है और इस पर हमें काम करना है, तो प्राप्त करें। और उनके सुधार के उपाय सोचने का योग्यता पैदा करे और क्या करें, अभी से जो देश में जो समस्याएं हो रही है उसको हल करने का, उसको सुधारने का अभी क्या करें, प्रयास करें। और उसका कुछ उपाय है जो ढूंढने का प्रयास करें ताकि अपने आप सक्षम बनाए। जब उनको संभालना पड़ेगा तो उसको ज़्यादा जिम्मेदारी नहीं होगी, ऐसा भगत सिंह मानना चाहते हैं। तो सुधार का उपाय सोचने का योग्यता पैदा करें। वे देश की सेवा में तन मन धन से जुट जाए। वे क्या करें, अपने जो भी विद्यार्थी है वे अपने देश की सेवा में, अपनी जो देश से अपने कंट्री की सेवा में तन मन धन से पूरे दिल से जान से लग जाए और अपने प्राण न्यौछावर करने से भी पीछे न हटे। ऐसा भगत सिंह का मानना है कि भगत सिंह के विद्यार्थियों से बहुत सी परीक्षाएं रहता है। क्या परीक्षाएं, बहुत सी परीक्षाएं। तो वे चाहते हैं कि विद्यार्थियों को राजनीति में भाग लेनी चाहिए ताकि जो भी परिस्थितियाँ जो देश के अंदर घटित हो रही है उसका ज्ञान प्राप्त करे, ताकि जो उनका जो समस्या है उनको समाधान कैसे करें, उसको उसका योग्यता अपने अंदर प्राप्त करें और उसको समस्या को सॉल्व कर सकें। वे देश की सेवा में तन मन धन से जुड़ जाए, यानी तन मन धन देश को अर्पित कर दे और वे पागलों की तरह क्या करें, सारे जीवन देश की आज़ादी में यानी न्यौछावर कर दे। ये था आपका 9 नंबर क्वेश्चन जो आपका बहुत ही ये भी इंपॉर्टेंट था कि भगत सिंह विद्यार्थी क्या परीक्षा है, तो ये आप समझ गए। और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन आपका है कि अगला क्वेश्चन 10 नंबर है आपका कि भगत सिंह के जो अनुसार है वह केवल कष्ट सहकर भी देश की सेवा की जा सकती है, उनके जीवन के आधार पर इसे प्रमाणित करें। भगत सिंह कहते हैं कि हाँ, ऐसा नहीं है कि हमारे पास सभी व्यवस्था होंगे तभी हम देश का सेवा कर सकते हैं, या हमें बॉर्डर पर जाना होगा या हमें सैनिक बनना होगा तभी हम देश की सेवा कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि देश का सेवा हम घर बैठे भी कर सकते हैं, केवल कष्ट सहकर भी क्या कर सकते हैं, देश की सेवा कर सकते हैं। तो भगत सिंह एक ऐसे क्रांतिकारी के रूप में हमारे सामने आते हैं जिसमें देश की आज़ादी के साथ समाज की उन्नति की प्रबल इच्छा भी दिखती है। इसकी शुरुआत 12 वर्ष की उम्र में
जलियांवाला बाग की मिट्टी लेकर संकल्प के साथ होती है। जो 12 वर्ष के जब भगत सिंह थे तो क्या होता, जलियांवाला एक कांड हुआ था जिसमें जो भी उनको जो मीटिंग वीटिंग हो रहा था उसमें सरकार ने क्या किया, अंग्रेज़ों ने धड़ाधड़ गोलियाँ चला दी जिसमें लाखों संख्या में, आप अगर 10th पढ़े होंगे तो उसमें इतिहास में आप ये सब पढ़े होंगे। तो जलियांवाला बाग की मिट्टी लेकर संकल्प के साथ होती है। उसके बाद 1923 ईस्वी में गणेश शंकर विद्यार्थी के पत्र प्रताप से भगत सिंह क्या करते, यह जानते थे कि समाज में क्रांति लाने के लिए जनता में सबसे पहले राष्ट्रीयता का प्रसार करना होगा। जब देश में अगर क्रांति लानी है तो सबसे पहले क्या करना होगा हमको, उसके लिए जो जनता होगा उसके लिए सबसे राष्ट्रीयता का प्रसार यानी प्रदान करना होगा। उसके लिए उन्हें एक ऐसे विचारधारा से अवगत कराना होगा, उनको ऐसे एक सूचना से, विश्वास से उनको अवगत कराना होगा यानी जागरूक करना होगा जिसकी बुनियाद समाजवाद पर टिकी हुई है, जहाँ शोषण की कोई बात ना हो, जहाँ कोई शोषण नहीं कर सकते, कोई उस पर शोषण दुर्व्यवहार नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने लिखा कि समाज में क्रांति विचारों की धार से होगी। वे समाज में गैर बर्बादी, भेदभाव, अशिक्षा, अंधविश्वास, गरीबी, अन्याय आदि दुर्गुण एवं अभाव के विरोधी के रूप में खड़े होते हैं। मानवीय व्यवस्था के लिए संघर्ष सहते हैं और भगत सिंह समझते हैं कि बिना कष्ट सहकर देश की सेवा नहीं की जा सकती। अगर आप थोड़ा सा भी कष्ट नहीं सहते हैं तो आप देश की सेवा नहीं कर रहे, इतना आपको जान लीजिए। इसलिए उन्होंने जो नौजवान सभा बनाई थी उसका ध्येय सेवा द्वारा हमें कष्टों को सहन करना एवं बलिदान करना था। क्या करना था? कष्टों को सहन एवं बलिदान करना था। क्रांतिकारी भगत सिंह कहते हैं, यानी क्रांतिकारी जो भगत सिंह है वह कहते हैं कि मानव किसी भी कार्य को उचित मानकर ही करता है। मानव जो भी कार्य करता है वह उसका नज़र में ज़रूर वो काम उचित होता है, वह अच्छा होता है तभी वो काम करता है। जैसे हमने लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंकने का कार्य किया था, जैसे हम लोग क्या करते हैं तो असेंबली में हमने 8 अप्रैल 1929 को क्या बम फेंकने का कार्य किए थे। और इस पर दिल्ली के सेशन जज ने, यहाँ पे जो दिल्ली के जो जज थे वे क्या किए, दिल्ली के जज ने असेंबली में बम केस में भगत सिंह को आजीवन कारावास का सज़ा सुनाई थी। आजीवन कारावास में रहने के लिए सज़ा सुनाई थी। जो दिल्ली के जो जज थे वह कष्ट के संदर्भ में रूसी साहित्य का हवाला, कष्ट के जो संदर्भ में कष्ट के विषय में रूसी साहित्य का हवाला देते हुए कहते हैं कि विपत्तियाँ जो होती है वह व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती है। जो भी विपत्ति आपका जीवन में कोई विपत्ति है तो वो आपका ऐसा नहीं है कि आपको विपत्ति है सब किसी के जीवन में विपत्ति, आप सबके जीवन में विपत्तियाँ होती है, लेकिन विपत्तियाँ जो आपका इंसान को अंदर से पूर्ण आपको बनाने के लिए, आपको सक्षम करने के लिए ये आपका होती है। क्या होती है? ये आपका परेशानी आपका जो होती है ऐसे। और हमारे साहित्य में दुख की स्थिति न के बराबर आती है, और हमारे अंदर का जो दुख होता है वह इस न के बराबर आती है। परंतु इस साहित्य के कष्टों और दुखमयी स्थितियों के कारण ही हम उन्हें पसंद करते हैं। क्या करते हैं? उन्हें पसंद करते हैं। खेद की बात यह है कि कष्ट सहन के उस भावना को अपने भीतर अनुभव नहीं करते। हमारे जैसे व्यक्तियों को जो प्रत्येक दृष्टि से क्रांतिकारी होने का गर्व होता है, सदैव हर प्रकार से उन विपत्तियों को, चिंताओं, दुखों और कष्टों को क्या करें? चिंताओं, दुखों और कष्टों को सहन करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारे अगर अच्छा समय है तो हमें बुरा समय भी आने वाला है। समय का चेंज होते रहता है। अगर अच्छा समय है तो बुरा भी समय आएगा, उसके लिए भी आप तैयारी करनी चाहिए कि हमें बुरा समय में कैसा रिएक्ट करना है, क्या तो उसमें ज़रूरी आ सकती है। जिनको हम स्वयं आरंभ किए संघर्ष के द्वारा आमंत्रित करते हैं और जिनके कारण हम अपने आप को क्रांतिकारी कहते हैं। इसी आत्मविश्वास के बल पर भगत सिंह फांसी के फंदे पर झूल गए। इसी के वजह से क्या कहे, भगत सिंह फांसी पर झूल गए। वे जानते थे कि मेरे इन कष्टों, दुखों का जनता पर बेहद प्रभाव पड़ेगा और जनता आंदोलन कर बैठेगी। अतः भगत सिंह का कहना सत्य है कि कष्ट सहकर भी देश की सेवा क्या की जा सकती है। और अगला क्वेश्चन है आपका कि भगत सिंह ने कैसे मृत्यु को सुंदर कहा है। ये था आपका ऑब्जेक्टिव में। तो आपको कैसा मृत्यु को, तो जो देश के लिए जो मृत्यु जो मरते हैं उसके लिए सुंदर मृत्यु है। तो भगत सिंह ने कैसे मृत्यु सुंदर कहा है? आत्महत्या को कायरता कहते हैं।
इस संबंध में उनके विचारों को स्पष्ट इनका जो कहना क्या है, जो भगत सिंह क्या कहना चाहते हैं उसको विचारों को स्पष्ट करने के लिए आपको बोला जा रहा है। तो हमने अच्छे से टाइप किया है कि क्रांतिकारी सरदार भगत सिंह देश सेवा के बदले दी गई फांसी यानी मृत्युदंड को सुंदर मृत्यु कहा। सुंदर मृत्यु किसे कहा कि क्रांतिकारी सरदार भगत सिंह जो है और देश सेवा के बदले में जो दी गई फांसी या मृत्युदंड को सुंदर मृत्यु कहते हैं। भगत सिंह इस संदर्भ में कहते हैं, भगत सिंह इस बारे में भी कहते हैं कि जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा हो, जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्तियों के भाग्य को पूर्णतः यानी व्यक्ति अपने अपने भाग्य को क्या करना चाहिए, पूर्णतः भुला देना चाहिए। पूर्णतः क्या भुला देना चाहिए। इसी दृढ़ इच्छा के साथ हमारी मुक्ति का प्रस्ताव सम्मिलित रूप में और विश्वव्यापी हो और उसके साथ ही जब यह आंदोलन अपनी चरम सीमा पर पहुँचे तो हमें फांसी दे दी जाए। जब आप लोग आंदोलन कीजिएगा और चरम सीमा पहुँचेगा तो हमें फांसी दे दी जाएगी और यह मृत्यु भगत सिंह के लिए सुंदर होगी। यह मृत्यु सबसे सुंदर मृत्यु भगत सिंह को होने वाली है, जिसमें हमारे देश का कल्याण होगा, जिसमें हमारे देश का क्या हो, कल्याण होगा। शोषक यहाँ से चले जाएंगे और हम अपना कार्य स्वयं करेंगे। अर्थात संघर्ष में मरना एक आदर्श मृत्यु, यानी आप संघर्ष कर रहे हैं उसमें आपको मृत्यु हो गया तो वो आपका एक आदर्श कार्य है। भगत सिंह आत्महत्या को कायरता कहते हैं। भगत सिंह क्या कहते हैं, आत्महत्या को कायरता कहते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो आत्महत्या करेगा वह थोड़ा दुख कष्ट सहने के चलते करेगा। जो भी क्या करता है, जो सुसाइड करता है वो क्या करता है कि कुछ जो वो दुख होता है उससे निपटने के लिए वो करते हैं कि मेरे जैसे विश्वास और विचारों वाले व्यक्ति व्यर्थ में मरना कदापि सहन नहीं कर सकता है। और अगला क्वेश्चन आपका है कि इसी में आपको है पहले कि हम तो अपने जीवन का अधिक से अधिक मूल्य प्राप्त करना चाहते हैं, हम मानवता की अधिक से अधिक सेवा करना चाहते हैं। क्या कहते हैं, ह्यूमन बीइंग यानी मानवता को अच्छी तरह जितना होता है सेवा करना चाहते हैं। संघर्ष में मरना एक आदर्श मृत्यु, संघर्ष में आपको अगर मृत्यु हो जाती है वो एक आदर्श मृत्यु है। प्रयत्नशील होना एवं श्रेष्ठ और उत्कृष्ट आदर्श के लिए जीवन दे देना कदापि आत्महत्या नहीं की जा सकती। भगत सिंह आत्महत्या को कायरता इसलिए कहते हैं कि केवल कुछ देखो से बचने के लिए अपने जीवन को समाप्त कर देते हैं। इस संदर्भ में वे एक विचार भी देते हैं कि विपत्तियाँ व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन नंबर 12 के भगत सिंह रूसी साहित्य को इतना महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं। भगत सिंह जो है रूसी साहित्य को इतना इम्पोर्टेंट क्यों मानते हैं। वे एक क्रांतिकारी से क्या अपेक्षा करते हैं, वे क्रांतिकारी जो थे उनसे क्या अपेक्षा रखते हैं तो वो आपको बतानी है। तो सरदार भगत सिंह रूसी साहित्य को महत्वपूर्ण इसलिए मानते हैं कि रूसी साहित्य के प्रत्येक स्थान पर जो वास्तविकता मिलती है वह हमारे साहित्य में कदापि दिखाई नहीं देती। उनकी कहानियों में कष्टों और दुखमयी स्थितियाँ हैं जिनके कारण दुख कष्ट सहने का प्रेरणा मिलती है। इस दुख कष्ट से सहृदय दर्द की गहरी तीस और उनके चरित्र और साहित्य की ऊंचाई से कम बरबस प्रभावित होते हैं। ये कहानियाँ हमें जीव संघर्ष की प्रेरणा देती है, नए समाज निर्माण की प्रक्रिया में मदद करती है, इसलिए यह कहानी महत्वपूर्ण है। सरदार भगत सिंह क्रांतिकारी से अपेक्षा करते हैं कि हम उनकी कहानियाँ पढ़कर कष्ट सहने की उस भावना को अनुभव करें, उनके कारणों पर सोचें विचारें। हम जैसे क्रांतिकारियों पर सदैव हर प्रकार के उन विपत्तियों चिंताओं दुखों और कष्टों को सहन करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। भगत सिंह कहते हैं कि मेरा नज़रिया यह है कि सभी राजनीतिक कार्यता को ऐसी स्थिति में अपेक्षा दिखानी चाहिए और उनको भी कठोरता सजा की जाए और हंसते हंसते बर्दाश्त करना चाहिए। तो और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आप कितना है, क्वेश्चन नंबर आपका 13 नंबर क्वेश्चन है। और आपका 13 नंबर ये जो क्वेश्चन है ये आपका दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन में आ सकती है। दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन में जो आपका 5 मार्क्स का पूछा जाता है उसमें यह क्वेश्चन आ सकती है, या लघुत्तरीय क्वेश्चन में नहीं आएगी क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन में आने वाली है, बड़ा क्वेश्चन है। दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन बता दिए, अब लघुत्तरीय देख लिए। अब दीर्घोत्तरीय देखते हैं। दीर्घोत्तरीय में यह है 13 नंबर क्वेश्चन कि भगत सिंह का क्वेश्चन है। इसमें से क्या कहते हैं कि उन्हें चाहिए कि वे उन विधियों का उल्लंघन करें परंतु उन्हें औचित्य का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि अनावश्यक एवं अनुचित प्रयत्न कभी कभी न्यायपूर्ण नहीं माना जा सकता। भगत सिंह के इस कथन का आशय बताएं, इससे उनके चिंतन का कौन सा पक्ष उभरता है वर्णन करें। इसमें ये आपके 5 मार्क्स से पूछा जा सकता है कि भगत सिंह ऐसा क्यों कहते हैं, इसका अभिप्राय स्पष्ट करने के लिए बोला जा रहा है। तो उत्तर में कैसे लिखिएगा, तो उत्तर में आपका है कि सरदार भगत सिंह क्रांतिकारियों से कहते हैं, जो भी क्रांतिकारी लोग हैं उनसे कहते हैं कि क्रांतिकारी शासक यदि शासक हो तो कानून व्यवस्था यदि गरीबी विरोधी मानवता विरोधी
हो तो उन्हें चाहिए कि वे उसका पुरजोर विरोध करें, परंतु इस बात का भी ख्याल करें कि आम जनता पर उसका कोई असर न हो। वह संघर्ष आवश्यक ही अनुचित होगा। संघर्ष आवश्यकता के लिए हो तो उसे न्यायपूर्ण माना जाता है, परंतु सिर्फ बदले की भावना का हो तो अन्यायपूर्ण होता है। कहते हैं कि जो न्यायपूर्ण कब होता है कि जब उचित काम के लिए जब कुछ संघर्ष किया जाए तो उसको न्यायपूर्ण होता है, जब अनुचित काम के लिए किया तो वह अन्यायपूर्ण होता है। इस संदर्भ में रूस की जारशाही का हवाला देते हुए कहते हैं कि रूस में बंदियों को बंदी गृहों में विपत्तियां सहन करना ही जारशाही का तख्ता उलटने के पश्चात उनके द्वारा जेलों के प्रबंध में क्रांति लाए जाने का सबसे बड़ा कारण था। विरोध करो परंतु तरीका उचित होना चाहिए। वे कहते हैं कि विरोध करो, लेकिन क्या तरीका जो होगा आपका विरोध करने का वह उचित न्यायपूर्ण होना चाहिए। न्यायपूर्ण होना चाहिए जिसमें समस्त मानव जाति का कल्याण निहित है, जिसमें सभी मानव जाति का कल्याण होना चाहिए। ऐसा करना चाहिए। यदि मानवता पर तनिक भी प्रहार हो तो उन्हें पूरी लगन के साथ वर्तमान व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष आरंभ कर देना चाहिए। यह था आपका 13 नंबर क्वेश्चन, जो दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन में पूछा जा सकता था। और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन का 14 नंबर है कि निम्नलिखित कथनों का अभिप्राय स्पष्ट। जो आपका व्याख्या करने का जो आपका 8 मार्क्स का हिंदी में जो क्वेश्चन आता है व्याख्या करने का, उसमें यह पूछा जाता है क्या, इसमें पूछा जाता है कि जैसे आपको व्याख्या करने के लिए जो लाइन बीच में दे देता है कोई पाठ का, और उसका आपको इस बारे में लेखक कौन लिखे क्या, उसके बारे में जो भी आप जानकारी होता है वो लिखना होता है। तो इसमें कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विपत्तियाँ व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती है। यह भगत सिंह कहते हैं, जो अभिप्राय बीच में ही लिखा गया है कि मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि विपत्तियाँ व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली, उसको स्ट्रॉन्ग करने वाली होती है। भगत सिंह का मानना है कि विपत्तियाँ मनुष्य को पूर्ण बनाती है। भगत सिंह ऐसा मानते हैं कि जो विपत्तियाँ जो भी उनके कठिनाइयाँ आती है वह मनुष्य को और बेहतर और पूर्ण बनाती है। अर्थात मनुष्य सुख की स्थिति में हो तो बड़े ही आराम से रहता है, लेकिन जब उस पर कोई दुख आता है तो वह उसे दूर करने का प्रयास करता है, जिससे उसका ज्ञान तथा कार्य क्षमता बढ़ती है। क्या कहते हैं इसमें भगत सिंह जो मानते हैं, यानी वह कहना चाहते हैं कि विपत्तियाँ जो मनुष्य को पूर्ण बनाने वाली होती है। जब मनुष्य सुख की स्थिति में होता है तो बड़े आराम से रहता है, जब उसकी क्या कहते हैं उसकी कठिनाइयाँ उसके जीवन में आती है तो उससे दूर हटने का, उससे दूर बढ़ने का प्रयास करता है, जिससे उसका क्या होता है ज्ञान और उसका जो सहनशीलता यानी कार्य क्षमता होती है, काम करने की जो क्षमता होती है वो बढ़ती है और वह पूर्णतः पाता है, बनाती है। अर्थात मनुष्य सुख की स्थिति में तो बड़े ही आराम से रहता है, लेकिन जब उस पर कोई दुख आता है तो वह उसे दूर करने के प्रयास करता है, जिससे उसका ज्ञान तथा कार्य क्षमता बढ़ती है और वह पूर्णतः पाता है। यानी ये आपका 2 नंबर में हो सकता है, पूछा जा सकता है। ये आपको एक्सप्लेनेशन करने यानी व्याख्या करने के लिए जो आपका लाइन दिया जाता है उसमें से कुछ व्याख्या आपको बतानी होती है। तो ये लाइन रहेगा तो लिख दीजिएगा कहाँ से लिया गया है। तो लिया गया है भगत सिंह द्वारा लिखा एक लेख और एक पत्र से। और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन में क्या है। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन ख नंबर इसी का, हम तो केवल अपने समय की आवश्यकता की उपज है। क्या है कि हम तो केवल अपने समय की आवश्यकता की उपज, ये आपका लाइन है वो जो आपका एक लेख और एक पत्र से ही लिया गया है। और इसका व्याख्या कैसे करेंगे तो व्याख्या हम देखते हैं। तो व्याख्या में आप लिखिएगा कि भगत सिंह के अनुसार यदि मनुष्य यह सोचने लगे कि अगर मैं कोई कार्य नहीं करूँगा तो वह कार्य नहीं होगा तो वह पूर्णतः गलत है। भगत सिंह कहते हैं कि भगत सिंह के अनुसार यदि मनुष्य यह सोचने लगे कि अगर मैं कोई कार्य नहीं करूँगा तो यह कार्य नहीं होगा तो यह पूर्णतः गलत है। वास्तव में मनुष्य विचार को जन्म देने वाले नहीं होता, अपितु परिस्थितियाँ विशेष विचारों वाले व्यक्तियों को ही पैदा करती है। अर्थात हम तो केवल अपने समय की आवश्यकता की उपज, जो अब हमारे समय जो हमारे टाइम से रहता है उसके हम उपजे हुए जैसे जैसे लाएंगे वैसे वैसे विकसित होते जाएंगे। और ये था आपका ख नंबर क्वेश्चन था। अब देखते हैं कि एक और क्वेश्चन है, अब मात्र एक और क्वेश्चन है जो आपका एक्सप्लेनेशन में इस चैप्टर से आ सकती है, तो वो भी हम क्लियर कर लेते हैं। तो क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका है कि मनुष्य को अपने विश्वासों पर दृढ़तापूर्वक अडिग रहने का प्रयत्न करना चाहिए। तो इसमें कहते हैं कि ये आपका लाइन लिखा हुआ है जो आप पढ़े होंगे पार, तो इसमें वो दिखाया होगा, मनुष्य को अपने विश्वासों पर दृढ़तापूर्वक अडिग रहने का प्रयत्न करना चाहिए। इसके बारे में कुछ लिखना है तो कैसे लिखेंगे। तो भगत सिंह कहते हैं कि हमें एक बार किसी लक्ष्य या उद्देश्य का निर्धारण करने के बाद उस पर अडिग रहना चाहिए। अगर हम निर्धारण कर लिए कि हमें ये काम करना तो उस पर अडिग रहना चाहिए, उससे हमें दूसरे काम पर नहीं जाना चाहिए। हमें विश्वास रखना चाहिए कि हम अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त कर लेंगे।
हमें क्या उस पर विश्वास करना चाहिए, जो काम हमने शुरू किया है उसका भी अंत हम भी करेंगे और उसको हम उसमें भी हम सक्सेस हो जाएंगे। तो इसको विश्वास करना चाहिए। तो ये तब अगर एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन था, यानी व्याख्या करने के लिए इस व्याख्या करें, इसमें से रहता है आपको 8 मार्क्स, 4 मार्क्स आपका गद्यखंड से और 4 मार्क्स आपका पदखंड यानी काव्यखंड से रहती है। तो ये था आपका व्याख्या क्वेश्चन। अब कुछ और क्वेश्चन है उसको भी हम क्लियर कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका है कि 15 का नंबर कि जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा हो, जब भी देश के भाग्य का जो निर्णय जब हो रहा हो, यानी उसको बात हो रही है देश के भाग्य की, तो व्यक्तियों के भाग्य को पूर्णतः भुला देना चाहिए। तो उसका जो व्यक्ति का जो भाग्य होता है उसको हम पूर्णतः भुला देना चाहिए। जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा है, जब देश की बात हो रहा है कि देश को लिए कुछ करना है, तो उसको अपने जो होगा, अपने जो पर्सनल काम को भुला देनी चाहिए। और आज जब देश आज़ाद है, तो भगत सिंह के इस विचार का आप किस तरह मूल्यांकन करेंगे, अपना पक्ष प्रस्तुत करें। अपना पक्ष लिखने के लिए बोल जा रहा है। जो ये भी आपका 5 मार्क्स या फिर 2 मार्क्स में भी आ सकती है। 5 मार्क्स आएगा तो मतलब डेढ़ पे भी लिख सकते हैं, और 2 नंबर का आएगा 40 से 50 शब्द आप आराम से दीजिएगा, आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। एक भी मार्क्स नहीं कटने वाली है अगर आप इस तरह सीखते हैं तो चलिए उत्तर देखने प्रारंभ करते हैं। उत्तर में है कि भगत सिंह का यह विचार है, यानी भगत सिंह का यह मानना चाहते हैं कि जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा हो, तो व्यक्तियों के भाग्य को पूर्णतः भुला देना चाहिए। ये कई बार पूछा गया, इसलिए बीबीए क्वेश्चन इसको रख सकते हैं आप, इसको याद कर लीजिएगा। बहुत ही उत्तम तथा श्रेष्ठ है। क्या कहते हैं कि भगत सिंह का विचार है कि जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा हो, तो व्यक्तियों को अपने जो भाग्य हो उनको भुला देना चाहिए। यह बहुत ही उत्तम और श्रेष्ठ है। यही बहुत उत्तम तरीका और श्रेष्ठ तरीका में से एक है। आज जब देश आज़ाद है, तब ही भगत सिंह को यह विचार पूर्णतः प्रासंगिक है, क्योंकि किसी भी काल या परिस्थिति में देश या समाज मनुष्य के ऊपर ही रहता है। यदि देश का विकास होगा तो वहाँ रहने वाले लोगों का विकास होगा। ये भी ठीक है, जब देश का जब विकास होगा तो वहाँ जो लोग रहने वाले हैं उनका भी विकास होगा, और लोगों का जब विकास होगा तो देश का विकास तो नहीं संभव, लेकिन जब देश का विकास होगा तो लोगों का वहाँ रहने जो लोग वहाँ रहे उनका विकास तो निश्चित ही होगा। वही यदि देश पर किसी प्रकार की विपदा आती है, किसी प्रकार का संकट आती है, तो वहाँ के निवासियों का यानी वहाँ रहने वाले को भी कष्टों का सामना यानी दुखों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए हमें सदैव अपने से पहले देश की श्रेष्ठता, विकास तथा मान सम्मान विषय सोचना चाहिए। साथ ही इसके निरंतर प्रयास करना चाहिए, इसके लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। ये था आपका 15 क्वेश्चन है। एक अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। अंतिम क्वेश्चन, इतना क्वेश्चन करने के बाद इससे पूरा समाप्त जाएगा पूरा आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी विषय निष्ठ प्रश्न। 16 नंबर आपका है कि भगत सिंह ने अपनी फांसी के लिए किस समय की इच्छा व्यक्त की है, वे ऐसा समय क्यों चुनते हैं, ये आपको बतानी है। इसमें लिखिए भगत सिंह ने अपनी फांसी के लिए इच्छा व्यक्त करते हुए कहा है कि जब यह आंदोलन अपनी चरम सीमा पर पहुँचे तो हमें फांसी दे दी जाए। कि जब यह आंदोलन चरम सीमा पर यानी इसका जो लक्ष्य है वहाँ पर पहुँचे तो हमें क्या कर फांसी दे दी जाए। वे ऐसा समय इसलिए चुनते हैं क्योंकि वे नहीं चाहते हैं कि यदि कोई सम्मानपूर्वक या उचित समझौता हो तो उन जैसे व्यक्तियों का मामला उसमें कोई रुकावट उत्पन्न करे। तो ये था आपका 16वां क्वेश्चन, यानी पूरा हमने जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन था सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देख चुके हुए हैं। चलिए वीडियो को ऐड करते हो, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आपको कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो हम अच्छे से समझा पाए, नहीं समझा पाए, कोई दिक्कत है ये भी कमेंट में लिख सकते हैं।